हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीडी ग्रुप में और मेरा नाम है आदित्य दशोरा। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 16 के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हम आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 को सेपरेटली पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पर जाकर आर्टिकल 15 और आर्टिकल 14 को पढ़ सकते हैं। आर्टिकल 16 को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे लाल कलर का बटन आ रहा होगा, उसे दबा दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, लाइक आखिरी में कीजिएगा अगर आपको वीडियो यूजफुल लगती है तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 16 को समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 तीनों एक दूसरे से इंटरलिंक कैसे हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड कैसे है। हमने आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 तीनों ही हमारे फंडामेंटल राइट्स, राइट टू इक्वलिटी के आर्टिकल से, राइट टू इक्वलिटी इन तीनों के अंदर डिफाइन कर रखा है। तो आर्टिकल 14 जो है एक वो बहुत ही वाइडर कॉन्सेप्ट में एक बड़े लेवल पर इक्वलिटी के कॉन्सेप्ट को समझाता है, जिसके अंदर हम इक्वलिटी बिफोर लॉ, रूल ऑफ लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इन सारी चीज़ों को हम पढ़ते हैं। आर्टिकल 15 जो है वो हमें बताता है कि हमें इक्वलिटी करनी चाहिए और जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको प्रोहिबिट करना चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए। उसी प्रकार से जो हमारा आर्टिकल 16 है वो भी इक्वलिटी के कॉन्सेप्ट को समझा रहा है, पर आर्टिकल 16 जो है वो स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और जो हमारी जॉब्स है, पोस्ट है, इनके लिए बात कर रहा है। तो चलिए आर्टिकल 16 को शुरू करते हैं। आर्टिकल 16 जो है वो बोलता है कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की में जो हमें अपॉर्चुनिटीज मिलती है जॉब करने की, एम्प्लॉयमेंट्स के लिए, उसमें कितनी इक्वलिटी है वो आर्टिकल 16 के अंदर डिफाइन कर रखा है। आर्टिकल 16 जो है वो मेजरली 5 क्लोजेस के अंदर बटा हुआ है। जो हमारा सबसे पहला क्लोज है आर्टिकल 16 क्लोज 1, वो बोलता है कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, किसके लिए? इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज। अब ये अपॉर्चुनिटीज कौन कौन सी है? एम्प्लॉयमेंट की हो या फिर अपॉइंटमेंट की हो। अगर आप किसी को अपॉइंटमेंट दे रहे हो तो उसमें भी इक्वलिटी होनी चाहिए, और अगर आप किसी को एम्प्लॉय कर रहे हो, किसी को एम्प्लॉयमेंट जॉब दे रहे हो, तो उसमें भी क्या होनी चाहिए? इक्वलिटी होनी चाहिए। और ये सारी ही अपॉर्चुनिटीज किसके द्वारा दी जानी चाहिए? स्टेट के द्वारा दी जानी चाहिए। अगर स्टेट आपको कोई अपॉर्चुनिटीज दे रही है तो वो इक्वली सारे लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। जो हमारा अगला क्लोज है आर्टिकल 16 क्लोज 2, वो बोलता है कि हमें रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट और रेसिडेंट, इनके आधार पर हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। हमने आर्टिकल 15 के अंदर पढ़ा था, सिर्फ 5 हमने ग्राउंड्स पढ़े थे जिनके आधार पर हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। आर्टिकल 16 क्लोज 2 के अंदर 2 ग्राउंड्स और जोड़ दिए गए हैं, कौन कौन से? रेसिडेंस और डिसेंट्स। इनके आधार पर भी हमें किसी भी सिटीजन का जो हमारी स्टेट है वो किसी भी सिटीजन का के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती। इन 7 ग्राउंड्स के ऊपर अगर वो डिस्क्रिमिनेशन करती है तो वो आर्टिकल 16 क्लोज 2 का वॉयलेशन कर रही है। अब इसके अंदर जो हमारा आर्टिकल 16 क्लोज 2 है उसमें एक एक्सेप्शन दे रखा है कि अगर स्टेट को कैटेगरी डिसाइड करनी है कि इस पर्टिकुलर कैटेगरी को इतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, या किसी एक पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए आप एक कैटेगरी डिसाइड कर रहे हो कि इन लोगों को हम वहां पर रखेंगे, तो वो चीजें स्टेट जो है वो कर सकती है। पर जो हमने ऊपर जो 7 ग्राउंड्स पढ़े उनके आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसा काम जिसमें स्ट्रेंथ की बहुत ज्यादा जरूरत है, जहां पर हमें बहुत ज्यादा वर्क फोर्स लगेगा, स्ट्रेंथ लगेगी, मस्कुलर फोर्स लगेगा, उसमें अगर स्टेट मेल्स को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दे रही है तो वो वैलिड है। उसमें हम डिस्क्रिमिनेशन मेल और फीमेल में नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो जॉब उस प्रकार की है, वो काम उस प्रकार का है जिसकी वजह से सरकार को एक कैटेगरी डिसाइड करनी पड़ी कि ये मेल्स करेगी और जो दूसरा काम है वो फीमेल करेगी। जो हमारा आर्टिकल 16 क्लोज 3 है वो बात करता है कि स्टेट जो रेसिडेंस है उसके बेसिस पर रिजर्वेशन कर सकती है, मतलब कि स्पेशल प्रोविजंस लाकर जो पार्लियामेंट है वो हमारे रिजर्वेशन कर सकती है हमारे रेसिडेंस के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारा पूरा इंडिया है तो इंडिया में बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो बैकवर्ड है, और बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो बहुत डेवलप्ड है, और बहुत सारे इलाके जो बीच में है, ना उनको हम डेवलप्ड कह सकते हैं ना ही डेवलपिंग अंडर डेवलप कह सकते हैं, वो डेवलपिंग है। तो इस प्रकार से हमारे जो एरिया से वो बटे हुए हैं। इसलिए अगर किसी स्टेट को अपने पर्टिकुलर उस बैकवर्ड एरिया को डेवलप करने के लिए स्पेशल प्रोविजंस लाकर उसके अंदर अनइक्वलिटी कर रही है थोड़ी बहुत अपॉर्चुनिटीज के अंदर, तो वो सारी वैलिड है। उसके पीछे मात्र 2 रीजन होने चाहिए। अगर उन 2 रीजन की वजह से वो डिस्क्रिमिनेशन या फिर अनइक्वलिटी कर रही है तो वो वैलिड होंगे। वो 2 रीजन क्या है? सबसे पहला कि स्पीडली डेवलपमेंट, अगर आप स्टेट डिमांड कर रही है, स्टेट चाहती है
कि जो बैकवर्ड एरियाज है उनका स्पीडली डेवलपमेंट हो, इस वजह से अगर वो उन्हें जॉब अपॉर्चुनिटीज या फिर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दे रही है और जो डेवलप्ड एरिया है उसमें नहीं दे रही है उतने सारी अपॉर्चुनिटीज, तो वो वैलिड डिस्क्रिमिनेशन माना जाएगा, उसे हम पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन बोलेंगे। जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल द लिविंग पर्संस, मतलब अगर आप बैकवर्ड एरियाज में अपॉर्चुनिटीज दे रहे हो, ज्यादा दे रहे हो कंपेयर टू जो डेवलप्ड एरियाज है, तो उन जो बैकवर्ड एरियाज में आप ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दे रहे हो वो उन सारे बैकवर्ड एरियाज वालों के लिए इक्वल होना चाहिए, उसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, उसके अंदर कोई कैटेगरी या फिर कास्ट या कोई भी हम चीजें नहीं देखेंगे। जो हमारा आर्टिकल 16 क्लॉज 4 है वो ये बोलता है कि द स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर द रिजर्वेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज और पोस्ट, मतलब कि स्टेट जो है, जो हमारी सरकार है, वो स्पेशल प्रोविजंस ला सकती है काय के लिए, ताकि वो जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है या पोस्ट है उनके लिए अलग से रिजर्वेशन कर सके। अब यहाँ पर मेन बात की करी गई है जो हमारी बैकवर्ड क्लासेस होती है। बैकवर्ड क्लासेस किसको इंक्लूड करती है? शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, इनको इंक्लूड करती है। अब इनके लिए अगर स्टेट चाहे तो वो स्पेशल रिजर्वेशन रख सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं पर जॉब अपॉर्चुनिटीज है जहां पर 100 सीट्स अवेलेबल है, वहां पर सरकार चाहे तो रिजर्वेशन कर सकती है स्पेशल प्रोविजंस के द्वारा कि इन 100 में से 30 सीटें हम एसटी और एससी के लिए रख रहे हैं, बैकवर्ड क्लासेस के लिए रख रहे हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए हम रख रहे हैं। ऐसा हमारा जो आर्टिकल 16 क्लॉज 4 है वो कर सकता है। अब इसके अंदर एक बेसिक सी चीजें होनी चाहिए कि डेवलपमेंट ऑफ एसटी एंड एससी, बस ये चीजें देखी जाती है कि अगर आप उस बैकवर्ड क्लासेस के डेवलपमेंट के लिए डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो तो वो वैलिड माना जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हमारी जो आर्टिकल 16 क्लॉज 4 है इसके अंदर 2 क्वेश्चन अराइज हुए। कौन कौन से? सबसे पहला क्वेश्चन था कि ये जो रिजर्वेशन ये किन किन को और कब मिलेगा। तो इसका एक बहुत एक केस है जिसके द्वारा इस क्वेश्चन को सोल्व करा गया था, बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर। हमने इसको आर्टिकल 15 में भी पढ़ा था और ये आर्टिकल 16 में भी रिलेटेड है क्योंकि ये राइट टू इक्वलिटी का केस है। अब जो बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर है इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट है उसने 2 कंडीशन रखी थी। सबसे पहली कंडीशन कि जो बैकवर्ड एरियाज आप डिसाइड कर रहे हो वो बैकवर्ड एरियाज सोशली प्लस इकोनॉमिकली दोनों ही तरीके से अगर वो बैकवर्ड है तो हम उसे बैकवर्ड क्लास बोलेंगे। अगर वो सोशल या इकोनॉमिकली दोनों में से किसी भी एक कैटेगरी को फुलफिल नहीं कर रहा है तो हम उसे बैकवर्ड क्लास नहीं बोल सकते। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है कि किस किस को ये जो रिजर्वेशन है स्पेशल प्रोविजन के द्वारा मिल सकता है। और दूसरा क्वेश्चन था कि कब मिलेगा। तो इसके लिए बात रखी गई कि देयर शुड बी नो एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन इन स्टेट सर्विस, मतलब जो बैकवर्ड एरियाज है उनका स्टेट की सर्विस में रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए, उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, तब जाके हम उसे बैकवर्ड क्लासेस बोलेंगे। उसके बाद जो हमारा दूसरा क्वेश्चन इसके अंदर उठाया गया था कि कितना, मतलब जो हम रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं तो वो रिजर्वेशन कितना मिलेगा। तो उसके में भी एक केस था, वो केस है देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस से पहले जो हमारी स्टेट है उन्होंने प्रोविजन लाया था कि 50% ऑफ सीट्स जो है अगर वो फुलफिल नहीं होती है, जैसा मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि 100 में से 30% रिजर्वेशन रखी है किसके लिए? एसटी और एससी के लिए। अब अगर उस 30 सीट्स में से 50% सीट्स नहीं हो रही है, मतलब 15% सीट्स ही भरा रही है, तो उसे कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। मतलब कि अगले बार वो जो 30 सीट थी उन 30 सीट के अंदर 15 सीटें और ऐड कर दी जाएगी, 45 सीट्स अगले साल टोटल कर दी जाएगी। ये बात हमें रखी गई थी। इसीलिए देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस है उसके अंदर बात रखी गई और उस केस में जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया उस केस में बेसिकली उस केस तक 17% जो सीट्स थी वो रिजर्वेशन के लिए रखी गई थी एसटी और एससी के लिए। 1961 में ये हालत हो गई थी कि 45 सीट्स में से 29 सीट्स जो है वो लोगों के द्वारा एक्वायर कर ली गई थी, मतलब टोटल 64% रिजर्वेशन हो रहे थे पूरी तरीके से। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर ये ऑर्डर दिया था कि अगर रिजर्वेशन 50% से अब हो गया है, 50 जितनी सीट्स हमने रखी है, जितना रिजर्वेशन रखा है उसका अगर 50% से ज्यादा रिजर्वेशन कंप्लीट हो गया है तो उसे नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड नहीं करा जाएगा। उसी एग्जांपल में जो हमने 30 की बोला था, 30 का 50% होता है 15। अगर 15 या 15 से ज्यादा लोग वो सीट्स को एक्वायर कर लेते हैं तो जो बची हुई सीट्स है उसे हम अगले साल कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। पर अगर वो 30 की बजाय 30 में से 15 की बजाय अगर खाली 12 लोग ही उस सीट्स को एक्वायर कर रहे हैं तो अगले साल हम 18 सीट्स ऐड कर दे जाएंगे, जिसमें 30 के बजाय 48 सीट्स हो जाएगी। अब जो हमारा आर्टिकल 16 क्लॉज 4 है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है
जिसकी वजह से आर्टिकल 16 क्लोज 4 के भी सब क्लोजेस ए और सब क्लोज बी ये दोनों बने। वो केस है इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सेम केस हम आर्टिकल 15 में पढ़ चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर वहां से देख सकते हैं वीडियो। इस केस में क्या हुआ, इस केस को पॉपुलरली एक और नाम से जाना जाता है मंडल कमीशन केस। इस केस में क्या हुआ था कि 1949 में जो हमारे प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, उन्होंने एक कमीशन इस्टेब्लिश करी जिसके चेयरमैन थे बीपी मंडल। उनका इंटेंशन था, उनका काम, उनको एक कमीशन का काम दिया गया था कि आपको इन्वेस्टिगेशन करनी है और टोटल कितनी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स हमारे इंडिया के अंदर प्रेजेंट है ये हमें बताना है। तो जो पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई उसमें 1980 में ये रिपोर्ट सामने रखी गई कि टोटल 3743 शेड्यूल कास्ट है हमारे इंडिया के अंदर जो कि एजुकेशनली बैकवर्ड है, मतलब उनको सोशली और एजुकेशनली डेवलपमेंट नहीं मिला है। और उस रिपोर्ट में एक और बात रखी गई कि इन्हें हमें 27% रिजर्वेशन देना चाहिए। अब उसके 10 साल बाद 1990 में हमारे जो प्रधानमंत्री वीपी सिंह जब बने तब उन्होंने इसे पास कर दिया, इसे इम्प्लीकेट कर दिया और 27% रिजर्वेशन एसटी एससी जो हमारे सोशल और एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस है उनको दिया जाने लग गया। अब इसके बाद जो हमारे इस मतलब पूरे जजमेंट पे जो ये स्टेट के द्वारा करा गया, सरकार के द्वारा करा गया, इसके ऊपर इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस लगा जिसमें सुप्रीम कोर्ट में 9 जजेस की बेंच ने ऑर्डर दिया 6:3 ये हमारा रेशो था जजमेंट का। इसमें 3 पॉइंट्स रखे गए। सबसे पहली बात कि जो स्टेट ने जो हमारी गवर्नमेंट है उसने 27% रिजर्वेशन की सीट रखी है वो बिल्कुल सही रखी है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा मतलब उसे वैलिड करार दिया गया, वो वैलिड है, उसमें कोई गलत चीज नहीं है। दूसरा पॉइंट उन्होंने बोला है कि ये जो रिजर्वेशन है ये सिर्फ और सिर्फ अपॉइंटमेंट के लिए होना चाहिए। अगर आप किसी को अपॉइंटमेंट दे रहे हो, एम्प्लॉय कर रहे हो तब तक होना चाहिए। ये सारी चीजें प्रमोशन में लागू नहीं होगी। 27% मात्र अपॉइंटमेंट के लिए, उसके बाद प्रमोशन उसके काम को देखकर ही किया जाएगा, उसके लिए रिजर्वेशन नहीं दिया गया। उसके बाद जो हमारे इसमें थर्ड पॉइंट करा गया सुप्रीम कोर्ट ने वो यह करा कि रिजर्वेशन जो 50% है उससे अगर एक्सीड नहीं होना चाहिए। मतलब कि अगर आपकी एम्प्लॉयमेंट 100 है तो आप 50 से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं दे सकते, ये बात करी गई थी। अब ये सारी चीजें जो है ये जब केस पूरा हो गया उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिए। उसके बाद पार्लियामेंट जो थी उसको ये जो पूरा ऑर्डर था, ये जो प्रोपोजल साइड से पॉइंट्स थे ये उन्हें सेटिस्फाई नहीं करी, उन्हें वैलिड नहीं लगे। इसके लिए पार्लियामेंट ने आर्टिकल 16 क्लोज 4 के भी सब क्लोज ए और सब क्लोज बी लाए। सब क्लोज ए के अंदर उन्होंने बोला कि जो प्रमोशन है उसके अंदर भी आपको रिजर्वेशन प्रोवाइड कराया जा सकता है। जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि प्रमोशन में रिजर्वेशन अलाउड नहीं है, वो हमारे क्लोज ए जो है आर्टिकल 16 क्लोज 4 ए हमें वैलिड कराता है कि प्रमोशन के अंदर भी आप रिजर्वेशन कर सकते हो, कि प्रमोशन के टाइम पे इतने पर्टिकुलर परसेंटेज के साथ रिजर्वेशन वाले लोगों को रखना पड़ेगा। और जो हमारा इसका सब क्लोज बी है वो ये बोलता है कि 50% एक्सीड नहीं होना चाहिए। 50% अगर वो एक्सीड करता है तो उसे हम वैलिड नहीं मानेंगे। इसलिए हमारा आर्टिकल 16 क्लोज 4 का ए और बी बना इस इंदिरा साहनी केस के डिसीजन के बाद, क्योंकि पार्लियामेंट उस डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं थी। उसके बाद जो हमारा आखिरी इसका क्लोज है आर्टिकल 16 क्लोज 5 बहुत सिंपल है। वो बोलता है कि रिजर्वेशन इन एन रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। इसमें क्या हो रहा है कि हमने पहले पढ़ा है कि हमने 7 ग्राउंड्स पढ़े हैं। उस 7 ग्राउंड्स में हमने एक पढ़ा है कि रिलीजन के आधार पर, कास्ट के आधार पर हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी है। पर आर्टिकल 16 क्लोज 5 हमें एक पावर देता है। क्या पावर है इसको समझिएगा। क्या हो रहा है कि जैसे हमारी अगर कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जैसे हिंदू है तो हिंदू में अगर आपको एम्प्लॉयमेंट के लिए जाना है, आपको वहां पे काम करना है, तो वहां पर अगर कैटेगरी डिसाइड कर रखी है, वहां पर अगर एक चीज डिसाइड कर रखी है कि वहां पर सिर्फ हिंदू लोग ही काम करेंगे, अदर रिलीजन के लोग काम नहीं कर सकते, तो इस चीज को हमारे आर्टिकल 16 क्लोज 5 के अंदर वैलिड माना गया है। उसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं माना गया है क्योंकि वो एक पर्टिकुलर रिलीजन को इंडिकेट कर रहा है, आइडेंटिफाई वो पर्टिकुलर रिलीजन्स के लिए ही बनाया गया है। इसके लिए उसमें अगर उस पर्टिकुलर रिलीजन वालों को काम दिया जाएगा, दूसरे रिलीजन वालों को काम नहीं दिया जाएगा, तो ये हमारे आर्टिकल 16 क्लोज 1 का वायलेशन नहीं है, इसे इसलिए वैलिड करार दिया गया है। आर्टिकल 16 हमने पूरा समझ लिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन है, इंस्टाग्राम आईडी देखिए, टेलीग्राम ग्रुप है, आप वहाँ पर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए
और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद।